हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023 का। तो हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कर लिया था, सेक्शन सी हम जो है कर रहे हैं पोइट्री सेक्शन। तो आई होप अगर आपकी जो आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो आप जो है यही अपना माइंड प्रिपेयर करके जाएं कि जो आपको बेस्ट आता है, या सेक्शन ए आपको बेस्ट आता है, या सेक्शन बी आता है, या पोइट्री सेक्शन आता है, तो वही आप पहले अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन नंबर और सेक्शन लिख के जो है आंसर दें। क्लियर। तो सेक्शन ए में भी जैसे मैंने जो है आपको बता रहे हैं कि सेक्शन ए में नोट मेकिंग आता है और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो है इजीली नंबर उसमें गेन कर सकते हैं और किस तरह से करना ऑलरेडी वी डिस्कस, राइट। और सेक्शन बी में आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, लेटर आता है, वो भी आपको इजी रहता है। तो जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करें। अभी हम सेक्शन सी कर रहे हैं जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक पोइट्री सेक्शन भी है आपका। तो पोइट्री सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल आपका होता है 24 मार्क्स की फ्लेमिंगो बुक से आते हैं, 12 मार्क्स फ्रॉम वी स्टार्स आपकी सप्लीमेंट्री बुक। क्लियर। तो फ्लेमिंगो से जो है अभी हम पोइट्री सेक्शन कर रहे हैं एंड टोटल इज योर 36 मार्क्स। क्लियर। तो माई जो हम पोइट्री सेक्शन कर रहे हैं और 5 पोम्स हैं, एक पोम जो है डिलीट कर दी गई है आपकी सिलेबस से। तो फर्स्ट पोम हम कर चुके हैं कल, इसकी समरी और थीम जो है हमने कर लिया है। सेकेंड इज यूर कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा, written by Pablo Neruda. Theme of the poem 2022 में, 2019 में, 13 में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, थीम ऑफ द पोम। तो कोई भी पोम में छोटी छोटी है, आप समरी और थीम उसका लर्न करके जाएं तो इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस। थर्ड पोम थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स, रिटन बाय जॉन कीट्स। ये भी हमने कल डिस्कस करी थी। फोर्थ इज योर रोड साइड स्टैंड। तो बच्चों, रोड साइड स्टैंड इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी है पोम। और जैसे कई बार आप जो है आप लॉन्ग ड्राइविंग में जाते हैं और लास्ट कोने में देखते हैं कि कोई जो है रोड साइड स्टैंड है और वहां पे कोई फ्रूट जो है वेंडर्स अपनी चीजें बेचते हैं और कार जो है किस तरह से जाती हैं और कई बार वो रुकते हैं और रास्ता पूछते हैं और चले जाते हैं। बट उनको क्या होप रहती है कि कुछ दे अर्न सम मनी फ्रॉम दैम, कि वो कुछ परचेज करें, वहां से खरीदें और वो उनकी जो है डेली जो है कुछ अर्न करे उन लोगों से। बट ऐसा होता है बच्चों, ऑब्वियसली यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वही जो है फीलिंग्स उनकी यहाँ पे डिस्क्राइब की है। द थीम ऑफ द पोम इज द आइडिया ऑफ सिंपलिसिटी एंड द स्टेट ऑफ द वेंडर्स। क्योंकि आउट स्कर्ट में खोल के रखते हैं वो इस होप से रहते हैं कि कुछ जो है वो हमसे जो है यहाँ से कुछ खरीदें। सो दैट यहाँ पे द आइडिया ऑफ सिंपलिसिटी एंड द स्टेट ऑफ द वेंडर्स ऑफ द कंट्री साइड इज द थीम ऑफ द पोम। आउट स्कर्ट में कोई स्टैंड लगा है, रोड साइड स्टैंड है और वेंडर वहां पे इस होप से बैठा है कि कुछ लोग आए वहां से कुछ चीजें वहां से खरीदें, इस होप से। तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब करी है अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In the poem, a roadside fruit and vegetable stand is described, and the speaker considers how straightforward. आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार आप जो है जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि साइड में जो है वेंडर्स बैठे हुए हैं इस होप से कि लोग वहां से कुछ खरीदें। क्या आप लोगों ने कभी देखा है, नोटिस किया है बच्चों इसको? और नहीं नोटिस किया है तो अब कभी भी आप जाएं, क्योंकि कोई भी पोम होती है वो क्या होती है, उसके वही फीलिंग्स जो है पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करता है इन द फॉर्म ऑफ पोम। क्लियर। हाउ स्टेट वर्ड and truthful both the stand and its proprietors are. The poem implies that even seemingly insignificant things like a tiny food shop can have profound beauty and significance. It also considers the innocence and ignorance of these poor people. और हम लोग क्या करते हैं, कभी हम जो है गाड़ी नहीं रुकती बट वो ये होप में रहते हैं कि भाई गाड़ी रुकेगी और कोई हमारी शॉप से कुछ खरीदेंगे। Innocence of these poor people, how they expect from the rich. The poem also discusses the idea of how the government agencies before them. और कई बार होता है ना कि कई बड़े बड़े जो है नेता लोग वहां जाते हैं, नहीं भाई हम तुम्हें जो है यहाँ से
जो है सिटी में ले जाएंगे और तुम्हें जो है कोई जगह देंगे और किस तरह से तुम अपनी शॉप बना सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से एजेंसीज जो है उनको बेफूल करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया है। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि रोड साइड है, बिल्कुल जो है एकांत है, कोई चीज वहां पे सिर्फ किसकी आवाज आ रही है, गाड़ी के चलने की, व्हीकल्स की। देयर इज a roadside stand at the edge of the road. Those who established it certainly did so to earn money. और क्यों खोलते हैं बच्चों? कोई किसी को शौक थोड़ी है कि हमने वहां पे जो है एक एज ऑफ द रोड हमने एक शॉप खोली है टू अर्न सम मनी। क्लियर? दे एक्सपेक्टेड their prospective customers to stop there and buy things. और वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स आए और अपनी गाड़ी रोकें और कुछ खरीदें, buy something. But the rich and the refined people drive past without stopping there. वो जो है सीधे निकल जाते हैं, बट जैसे ही गाड़ी की आवाज लगती है तो उनके अंदर जो है एक होप रहती है, रे ऑफ होप, कि मे बी ये यहाँ पे स्टॉप होंगे और कुछ खरीदेंगे। The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries. अब वही चीजें वो बेचते हैं जो वहां पे अवेलेबल रहती हैं, golden fruits, golden guts. The people who run this stand hope for city money so that they may also prosper. There is a news that their land will be bought by the government. अब यहाँ पे पोम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि एक जो है न्यूज क्या आई थी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट। द सो कॉल्ड गुड डॉस एंड ग्रीडी पीपल एक्सप्लॉइट देम। सम पीपल हु प्रिटेंड टू बी जनरस, और कई बार क्या होता है कि जो बिचौलिए होते हैं वो उनको जो है बेवकूफ बनाते हैं, व्हाटएवर, कि उनको उतना जो है बेनिफिट नहीं देते हैं, या पीपल जो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं टू बी जनरस, आर इवन वर्स देन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स। वो उनसे भी जो है वर्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स से। These greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people. कई बार होता है ना कि हम उनको कहते हैं कि नहीं भाई तुम ये जगह, अगर मान लो कई बार जो है आपकी जमीन का बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जमीन कम पैसों में ले लेते हैं और आपको उतना मनी नहीं देते हैं। तो सेम है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दीज ग्रीडी पीपल वांट टू मिंट मनी, पैसा बनाना चाहते हैं किससे, पुअर पीपल से, innocent rural people. The people who run this roadside stand hope that some car will stop there. They keep their windows open so that some customer may oblige them, but some come only to beg or turn around the car or to ask the way. कई लोग जो है रुकते हैं, बट उनके अंदर जो है एक रे ऑफ होप रहती है कि भाई ये जो है कुछ खरीदेंगे, buy something from their shop, but लेटर जो है वो सिंपल सा रास्ता पूछते हैं। कई बार होता है ना, हम वहां पे रुकते हैं और पूछते हैं अरे भाई ये रोड किस साइड जा रही है, where it is bound. The poet will feel greatly relieved of all their pains and troubles are removed at one stroke. Death is far better than their miserable living. तो यहाँ पे पोएट ने उनकी जो है कंडीशन को एक पोम के थ्रू डिस्क्राइब किया है, ए रोड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड साइड क्या है, एक रोड साइड शॉप है, दुकान है, जिसमें वो जो है क्या बेच रहे हैं, बेरीज बेच रहे हैं या फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, किस होप से कि कोई जो है आए और यहाँ से कुछ बाय करे, सो दैट दे अर्न सम मनी फ्रॉम देम। नेक्स्ट पोम आपकी फिफ्थ है, दैट इज योर आंट जेनिफर्स टाइगर, एड्रीन रिच। इट इज रिटन बाय एड्रीन रिच। तो आंट जेनिफर्स टाइगर क्या है बच्चों, आंट जेनिफर्स हैं, उन्होंने जो है आफ्टर मैरिज जो स्ट्रगल किया है वो यहाँ पे एड्रीन रिच ने इस पोम के थ्रू बताया है। और जो जेनिफर हैं, आंट जेनिफर, उन्होंने इन टाइगर्स के थ्रू अपने एक पैनल में बताया है कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करके बताया है कि जो उनके ऊपर कि जो टाइगर्स हैं कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं, बट वो कितना सफर कर रही हैं आफ्टर मैरिज, ये यहाँ पे एड्रीन रिच ने डिस्क्राइब किया। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, द बैटल फॉर ए वुमन्स इंडिविजुअलिटी
and self-expressions is the theme of the poem Aunt Jennifer's Tiger. The poem depicts Jennifer, the speaker's aunt, and the motif of tiger's pattern that she embroiders on a tapestry. अब यहाँ पे मोटिव क्या होता है बच्चों? पैटर्न, जो उन्होंने पैटर्न बनाए किसके? टाइगर के। ऑन द टेप्स्ट्री में किसने बनाया? उन्होंने एक कपड़े पे बनाए हैं, क्लोथ में बनाए हैं, तो उसको यहाँ पे टेप्स्ट्री बताया कि एम्ब्रॉयडरी की है। द टाइगर मोटिव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट Aunt Jennifer's ferocious personality and her need for freedom and self-expression. तो उन्होंने टाइगर को जो एम्ब्रॉयडर्ड करा है उसके थ्रू उन्होंने बताया है फ्रीडम, अपने एक्सप्रेशंस को उन्होंने किसमें बताया है? अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू। The poem also considers the limitation and restraints placed on women by society, especially in terms of gender roles and expectation. कि मैन डोमिनेंट जो हमारी सोसाइटी है, ये वर्ल्ड है, उसमें किस वुमेन के लिए कितनी लिमिटेशन है, restraints placed on women किसने करा है? सोसाइटी ने करा है, और जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। The speaker implies that although Aunt Jennifer struggles to fully express herself in her daily life, और उन्होंने उसको जो है एक्सप्रेस करा है, किसमें करा है? अपने एम्ब्रॉयडरी में, जो उन्होंने एक क्लोथ में करा है। शी इज एबल टू डू सो ओनली थ्रू हर एम्ब्रॉयडर्ड आर्ट, क्योंकि वो उसमें जो है परफेक्ट हैं, आर्ट में परफेक्ट हैं, तो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को उसमें जो है अपने आर्ट के थ्रू बताया गया है इन दिस पोम। तो दिस पोम इज रिटन बाय एड्रिन रिच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनिफर है और किस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और टाइगर्स के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को बता रही। द पोएट एक्सप्रेशन द इनर फीलिंग्स of a woman, Aunt Jennifer, the aunt is embroidering a motif comprising of energetic. अब टाइगर्स क्या है? एनर्जेटिक। तो यहाँ पे उन्होंने टाइगर का ही पैटर्न क्यों लिया है? मोटिव मीन्स पैटर्न। फियरलेस टाइगर्स एनर्जेटिक हैं, फियरलेस है, कोई डर नहीं है। टाइगर्स मूविंग फ्रीली अराउंड द ब्राइट ग्रीनरी। ब्राइट ग्रीनरी मीन्स फॉरेस्ट। तो आपने देखा होगा कि उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसमें क्या है? पेड़ है, और ग्रीनरी में कितने फ्रीली जो है मूव कर रहे हैं टाइगर्स। तो वो अपनी जो है आफ्टर मैरिज की लाइफ को उसमें एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताना चाह रही है। कौन? जेनिफर। तो टाइगर्स कैसे हैं? एनर्जेटिक है, फियरलेस है, कोई डर नहीं है, मूविंग हियर एंड देयर इन ब्राइट ग्रीनरी मीन्स फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। शी इज लिविंग अ लाइफ। और ऑन द अदर हैंड, अब दोनों को अगर कंपेयर करें, ऑन द अदर हैंड उनकी लाइफ कैसी है जेनिफर की? शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड्स कमांड। हर एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हिम। और जो भी काम करती हैं उसमें उनके हस्बैंड का जो है किस तरह से डोमिनेटेड रहते हैं। एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली, और हमेशा उनको एक डर लगा रहता है आफ्टर मैरिज। दिस पैटर्न ऑफ द फ्री fearless tigers reflects her inner desire to live a free and fearless life. अब उन्होंने टाइगर को क्यों बनाया है? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो भी इसी तरह से फ्रीली जो है अपनी लाइफ को बिना किसी डर के जो है एंजॉय करें। द टाइगर्स आर ग्रेसफुल, एलिगेंट एंड ब्राइट। तो ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज करे, तो सेम वर्ड्स जो है पोम में यूज करे हैं, और अभी में भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है कि टाइगर्स किस तरह के दिखाए उन्होंने? ग्रेसफुल है, एलिगेंट एंड ब्राइट। Aunt Jennifer's fingers tremble as she embroiders. अब उनकी जो ट्रैम्बल में कांपती हैं उनकी जब वो एम्ब्रॉयडर्स करते हैं उनकी फिंगर। शी इज ओल्ड, क्योंकि वो कैसी है? ओल्ड है, बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड। शी डज नॉट, और उनको बुढ़ी हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, बट स्टिल अभी भी उनके अंदर अपने हस्बैंड का क्या है? डर है। शी डज नॉट एंजॉय फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश। अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकती। शी इज स्केयर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर्स, और वो एम्ब्रॉयडरी भी उनके सामने नहीं करती, जब वो नहीं रहते हैं तभी वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। एंड फियर्स हिज रेथ सिंस द डे शी गॉट मैरिड
she has been fulfilling the demands of her husband. जब से उनकी जो है शादी हुई है उसके बाद से वो अपने हस्बैंड की डिमांड्स को पूरा कर रही है. द वेडिंग रिंग, और एक आपने हमने पोएम में पढ़ा था, क्या था? वेडिंग रिंग ऑन हर हैंड इज ए कांस्टेंट रिमाइंडर दैट शी बिलोंग्स टू हर हस्बैंड. तो जो उन्होंने हाथ में अपनी रिंग पहनी है, शादी की जो वेडिंग रिंग पहनी है, वो उन्हें हमेशा रिमाइंड क्या कराता है कि बिलोंग्स टू हर हस्बैंड. द बर्डन ऑफ द डिमांडिंग मैरिज हैज एग्जॉस्टेड हर. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. और जो उन्होंने जो है रिंग पहनी है अपने हस्बैंड की, जो वेडिंग रिंग है, वो उनको क्या दिलाता है, और उससे जो है उनकी डिमांड को पूरा करते करते वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई हैं, टायर्ड हो गई हैं. द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ. और ये जो डिमांड जो है और जो इतना ज्यादा जो तारनी है, वो उनकी डेथ तक जो है यही चलता रहा. टिल will not end until her death. Even after her death, the ring will remain on her hand. और डेथ के बाद भी जो रिंग है वो अभी भी उनके हाथ में है. एंड शी विल नेवर बी फ्री. और अभी भी जो है वो फ्री नहीं हुई है, अभी भी उनके हाथ में बर्डन है. और कौन सा बर्डन है? मैरिज का बर्डन है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड क्या है बच्चों कि किस तरह से जो टाइगर्स हैं, उनके पैनल में जो टाइगर्स हैं किस तरह से फ्रीली मूव कर रहे हैं. On the other hand, the tiger she is embroidering will continue to move around, और अभी भी जो है मूव कर रहे हैं freely forever, हमेशा. She does, her desire of freedom and fearless will live on through her tiger. जो वो चाहती थी, जो उनका विश था कि fearless जो है रहें और मूव करें, फ्रीडम से मूव करें, और ये उनके पैनल में या उनकी एम्ब्रॉयडरी में यू कैन सी. तो जो उनकी इच्छा थी उन्होंने किस में बताया? उनको अपनी एम्ब्रॉयडरी में बताया. बट दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग पहनी है अभी भी जो है उनकी क्या है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर है. और डेथ के बाद भी जो है वो खत्म नहीं हुआ है, स्टिल उनके जो है फिंगर में है. बट ऑन द अदर हैंड उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, अभी भी जो टाइगर्स क्या कर रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ग्रेसफुल है, एलिगेंट है एंड ब्राइट. तो यहाँ पे दोनों अपनी इच्छाओं को किस में बताया? उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में बताया. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच. तो सबकी जितने 5 पोएम हमने करी है सबकी समरी करी है, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो कोई भी पोएम बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा, सबको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे. थीम और समरी सब पोम के आप लर्न करके आएंगे. नेम ऑफ द पोम, नेम ऑफ द पोएट. क्लियर? सेक्शन सी जो हम कर रहे थे बच्चों, तो फर्स्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो जैसे अभी हमने समरी करी थी बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पोम का नाम यहाँ पे लिखेंगे. तो सिंपल सा है, पोम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट. और पोएट कौन है इसके? पैब्लो नेरुदा. क्लियर? तो सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. अगर हम इंट्रोस्पेक्शन अपना करते हैं तो फिशरमैन जो है हार्म नहीं पहुंचाएंगे वेल्स को. और जो मैन गैदरिंग कर रहे हैं सॉल्ट, वो अपने हाथों को जो है ज्यादा क्या करेंगे? वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुंडेड हैंड्स को अपना देखेंगे. क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने ऊपर ध्यान देंगे. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, What would the fisherman not to do? तो क्या करने के लिए नहीं बोला है? तो सिंपल सा है, the fisherman would not harm whales. So this is the answer of first question. Now come to the second question, that is, what would the man gathering salt do? उन्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, it is also given in the stanza, that is, would look at his hurt hands or wounded hands. Clear? तो कैसे लिखना है? How to write the answer in the exam? The man gathering salt would look at his hurt hands. तो यहीं से आपको लिखना है, the man gathering salt would look at his hurt hands या wounded hands.
नेक्स्ट है व्हाट टाइम और मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ। तो अभी हमने कीपिंग क्वाइट की थीम भी पढ़ी है, समरी भी पढ़ी है, तो किस समय की बात कर रहे हैं वो? साइलेंट या क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। द पोएट इज टॉकिंग The poet is talking of the moment of quiet introspection and its later effect, कि उसके बाद में जो इफेक्ट, जो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और उसका लेटर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस समय की बात कर रहे हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बच्चों? नेम द पोएम एंड द पोएट। तो अभी हमने लिखा कीपिंग क्वाइट है एंड द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। तो सारी 5 पोएम है, तो पांचों पोएम के जो है एक साइड में अपने नोटबुक में लिख लें कि पोम का नाम और पोएट का नाम। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटरनल चॉइस है, इधर आपको ये वाला करना है या ये करना है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट आंसर देने होते हैं और आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे इन द एग्जाम। क्लियर? नेक्स्ट है such the sun, the moon, trees old and young is sprouting shady boon. For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in and clear rails, that for themselves a cooling covert may against means यहाँ पे against है, against the hot season। तो ये जो है आपका कौन सी पोम में से है? ऑब्वियसली आपको ध्यान आ गया होगा क्योंकि ट्रीज की बात कर रहे हैं, यंग स्प्राउटेड शेडी बून की बात कर रहे हैं। तो दिस स्टैंजा इज फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट? इज फ्रॉम द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और पोएट का नाम क्या है बच्चों? जॉन कीट्स। तो इस तरह से आप साइड में लिख लेंगे तो आपके माइंड में आएगा भी हाँ, थिंग ऑफ ब्यूटी हमने पोम पढ़ी थी और उसकी पोएट है जॉन कीट्स। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट मीन बाय शेडी बून? तो शेडी बून क्या है? एक ब्लेसिंग्स है। जब हम गर्मियों में क्या ढूंढते हैं कि शेड ढूंढते हैं कि भाई हमें छाया मिल जाए, तो ये क्या है? ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। द पोएट रेफर्स शेडी बून टू द नेचुरल ब्यूटी which brings solace, सालें जो हमें कांत सा मिलता है, and comfort to the eyes of the beholder, and these blessings to be found in the countryside. नेक्स्ट है where do daffodils live in? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि daffodils जो हैं कहाँ रहते हैं? in the green world. in the poem a thing of beauty, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो पोम का नाम ना लिखें। in the poem daffodils live in the green world or beside a lake under a tree। अगर आप लिख देंगे कि in the poem a thing of beauty, नाम लिख देंगे पोम का, तो बहुत अच्छा उसका जो है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको पता रहेगा कि आपको जो है पता है कि इट इज फ्रॉम विच पोम। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और अदरवाइज स्टेट भी आप लिख सकते हैं इन द पोम daffodils live in the green world or beside a lake under a tree। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग कावर्ड? अब यहाँ पे कूलिंग कावर्ड्स, अब कूलिंग कावर्ड क्या है? अगेंस्ट द हॉट समर। तो कोई भी हमारे जो है लो बुशेस हैं, वहां पे जो है कोई पानी जो है बह रहा है, रिल्स बह रही है, तो ऑब्वियसली हम कहाँ जाते हैं गर्मियों के? कहीं पानी बह रहा है या कोई छाया है, या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूलिंग कावर्ड? The meaning of cooling covert is a cool shelter of the area of thick, low bushes, providing shade and protection। किसी को भी हो, चाहे एनिमल्स हो चाहे हम हैं, सबको जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? शेड एंड प्रोटेक्शन। The word cooling implies a refreshing and soothing effects together. Cooling covert creates an image of a peaceful and tranquil में शांत जो है place। Name the poem and the poet. It's very simple. The name of the poem is A Thing of Beauty and the poet is John Keats। इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि पहले जो है सारी पोम के नाम और उनके पोएट या पोएटेस के नाम लिख लें। क्लियर? तो ये दो आपके एक्सट्रैक्ट आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही आपके एग्जाम में आए, मे भी जो है दूसरी पोम के आए, इसीलिए हमने पांचों पोम अच्छी तरीके से करी सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस इन द एग्जाम इजीली। क्लियर? तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन की दो एक्सट्रैक्ट आते हैं, इंटरनल चॉइस होती है, आपको एक करना होता है और टू द पॉइंट, और
आपको क्या है टू द पॉइंट आंसर्स देने होते हैं, इट इज वेरी इजी। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आता है पोएट्री सेक्शन से 20-30 या 30-40 वर्ड्स के आते हैं जो आपको आंसर लिखने होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज शेक्सपियर विकेट एंड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। तो ये पोम जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो ये जो है सिलेबस में नहीं है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने देखो समरी पढ़ी है, थीम पढ़ा है, इसीलिए पढ़ा है कि सो दैट यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट तो आपका आउट ऑफ कोर्स हो गया। नेक्स्ट इज योर व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पोम। तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है तो 12 तक काउंट करना किसने बोला है, फ्रॉम विच बुक, कीपिंग क्वाइट है, रिटन बाय पाब्लो नेरुदा। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस अ क्वाइट मोमेंट। इट हेल्प अस, अब क्या हेल्प करेगा आपको, अगर आप इंटरनल जो है आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपना अंतर निरीक्षण करेंगे, तो इट विल हेल्प अस टू डू अ लिटिल इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंड। तो हम अपने आप को समझेंगे कि हमने जो भी काम करे हैं, अच्छे करे हैं, बुरे करे हैं, या उसके इफेक्ट्स क्या हैं। अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड कैन प्लान फॉर बेटर टुमारो। अगर हम ये समझ लेंगे कि हमने क्या गलती करी है और उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो हम अपने प्लानिंग जो है फ्यूचर की अच्छी कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको इसी तरह से आंसर देना है। अगर आपको और ऐड करना है तो यू कैन ऐड, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल will give us a quiet moment. It helps us to do a little introspection, understand ourselves, and can plan for better. Clear? Now come to the second question. अब ये कहाँ से है, ए रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है जो हमने अभी करी थी। राइट? समरी हमने इसकी करी है। थीम हमने देखा है पोम का क्या थीम है। तो क्वेश्चन क्या है, दो व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोर हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो रोड साइड स्टैंड है उनकी क्या प्ली करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, या क्या होप रहती है उनकी। तो दोस हु हैड पुट अप अ रोड साइड स्टैंड, कैसे हैं वो बच्चों, अमीर तो है नहीं, अगर अमीर होते तो वहां पे रोड साइड स्टैंड नहीं होता। पुअर फार्मर्स, दे होप टू अर्न, अब क्या उनकी होप रहती है, दे होप टू अर्न सम मनी फ्रॉम द रिच सिटी पीपल who kept going up and down in their cars all day। जो पूरे दिन उनको जो व्हीकल की आवाजें सुनाई देती है, तो उनको आशा रहती है to earn some money from the rich people। क्लियर? तो सिंपल सा है, ये वाला हमारे किस वाली पोम से है, कीपिंग क्वाइट। जितनी बारी आप लिखेंगे उतनी बारी आपको लर्न होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी रोड साइड स्टैंड। तो सारी पोम आप करके जाएं तो देखें आप हर पोम में से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द रिच सिटी पीपल टू केप्ट गोइंग अप एंड डाउन इन द कार्स ऑल डे, दे डिड नॉट वांट एनी डोल। अभी उन्हें उनसे कोई ऐसा नहीं है कि डोल ऑफ ब्रेड चाहिए डैम, बट वो क्या चाहते हैं, टू अर्न सम मनी, डोल ऑफ ब्रेड फ्रॉम देम, बट दे वांटेड टू, ये नहीं कि कोई हमें, हम यहाँ पे बैठे हैं और चुपचाप से कोई हमारे को जो है पैसे दे दे, बट वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदें और उसके इन रिटर्न वो उनको कुछ मनी दें। Kept going up and down in their cars all day. They did not want any dole of bread from them, but they wanted only some money in return for the things they had to sell or in exchange of their product। ऐसा नहीं है कि आप जो है फ्री में उनको पैसे दे दें, वो उनको ऐसा नहीं चाहिए। दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और इन रिटर्न वो उनको कुछ मनी दें। यही वो जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोर हु हैड पुट, कि उन लोगों ने जिन्होंने रोड साइड स्टैंड
में जो है शॉप करी है वो क्या चाहते हैं, राइट। तो सिंपल सा है कि उन्हें कोई डोल ऑफ ब्रेड नहीं चाहिए, बट दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट और रिटर्न में दे वांटेड टू अर्न सम मनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम ऑन जेनिफर टाइगर्स। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ऑन जेनिफर टाइगर्स का थीम क्या है पोम। तो सिंपल सा है, पोम क्या है आपकी, इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन। पोम इज योर ऑन जेनिफर टाइगर। पोएट कौन है इसके, एड्रिन रिच। क्लियर। द थीम ऑफ द पोम ऑन जेनिफर टाइगर्स, अब क्या हाईलाइट किया है उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट्स, issues and struggles that a woman has to face in the men dominate society। जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड से डरती थी, मैन डोमिनेट थी, हमेशा जो है कोई भी काम करती थी उनके सामने नहीं करती थी। क्यों था, एक फियर था, उनको डर था। क्लियर। और उनकी डिमांड को पूरी करते करते जो है एक दिन उनकी डेथ होती है, बट स्टिल उनके हाथ में क्या था, रिंग, और जो वेडिंग रिंग थी अभी भी उनके लिए क्या था, वो बर्डन था। और लास्ट तक वो अपने हस्बैंड की जो है डिमांड को फुलफिल करती रही। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हाईलाइट करा है, द कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज एंड स्ट्रगल्स that a woman has to face in the men dominate society. It refers to the creative energy of women and the tyranny of men over them all their life। शादी के बाद जो है किस तरह से उनके ऊपर जो है बर्डन पड़ा था, शादी का बर्डन था, और किस तरह से अपने हस्बैंड की डिमांड करते करते और एक दिन उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। बट स्टिल वो जो बर्डन है, शादी का बर्डन है, अभी भी उनकी रिंग में है। और इन चीजों को किसने बताया, उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी में बताया है कि उनकी क्या विश है, किस तरह से वो फ्रीली जो है मूव करना चाहते हैं। तो ये these टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 2030, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पोएट्री सेक्शन जो है सारे बच्चे अच्छी तरीके से करके जाएं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं, क्वेश्चन भी इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, क्योंकि आप जो है स्ट्रेंजर्स को प्रिपेयर करके जाते हैं, पोम को प्रिपेयर करके जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन पोएट्री सेक्शन। क्लियर। यहाँ पे आप सारी पोम को जो है अच्छी तरीके से करके जाएंगे, और उसके बाद ये जितनी भी हमने अभी समरी करी है इसको आप रिवाइज करेंगे घर में जाके, और जितने भी पोम के जो पोएट्स के नाम लिखे हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, राइट। पोम, तो कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो साइड में जो है पोएट का नाम और जो है पोम का नाम जरूर लिखें, सो दैट कि आपको इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्यों इजी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी पोम से हमने लिखा है, लिया गया है, और उसके पोएट का नाम क्या है। तो ये दो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। अब आएगा फ्लेमिंगो बुक, आपने जो है अभी हमने पोएट्री सेक्शन किया है फ्लेमिंगो बुक का। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। तो आपने कई पेपर देखे होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है अक्सर जो है पूछा जाता है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। तो ये कौन से चैप्टर से है आपका बच्चों, लॉस्ट स्प्रिंग। क्लियर। तो साहिब का फुल नेम क्या है बच्चों, साहिब ए आलम। तो आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, द फुल नेम ऑफ साहिब वॉज, क्योंकि वॉज करके पूछा तो वॉज करके आंसर दे, क्या नाम है, साहिब ए आलम। अब सेकंड पार्ट क्या है, डिड ही नो व्हाट इट मेंट, क्या उसे इसका मतलब पता है। ऑब्वियसली नहीं पता था, हमने चैप्टर में पढ़ा था। he did not know, तो सिंपल सा आपको यहीं से आंसर देना है, he did not know, यहाँ पे did लिख के नेगेटिव आंसर है, क्योंकि नहीं पता था उसे। he didn't know the meaning of his name, अपने नाम का उसे मतलब नहीं पता। अब now come to the third part of this question, that is what did it represent। it, अब क्योंकि did करके पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, represented। क्या बोलेंगे, represented। अगर does करके क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों कैसे लिखते हैं आप, represents। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का लॉर्ड।
लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो क्या है साहिब आलम का मीनिंग? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो 3 पार्ट में आपको पूछा है तो आपको इजी रहता है कि जो है क्वेश्चन को ब्रेक कर करके जो है आप आंसर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साहिब? तो द फुल नेम ऑफ साहिब वाज साहिब आलम। सेकंड है, डिड ही नो व्हाट इट मेंट? ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। उसे अपने नाम का पता जो है मीनिंग नहीं पता है। क्या है उसका थर्ड पार्ट? क्या है? व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट? तो हम यहाँ पे कहेंगे रिप्रेजेंटेड, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है। इट रिप्रेजेंटेड लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो इस सेंस से आपको क्वेश्चन लिखना है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लॉस्ट स्प्रिंग। किसने लिखी है? एनिस जंग ने लिखी है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच चैप्टर, क्लियर, एंड फ्रॉम विच बुक। तो फ्लैमिंगो बुक का है, राइट, और लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम। तो बच्चों जितना भी हमने अभी करा है उसको आप घर में जाके रिवाइज करें, और एक जो है अपने माइंड में एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप लोग जो है होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस